हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर, जिसको आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कराने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम कभी चेंज भी होता है। अगर आप पहले का हिस्ट्री अगर देखेंगे तो उसमें लिखता है कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था भी दिया हुआ है, या आरंभिक नगरों की कहानी भी दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों चैप्टर सेम ही है। और आधुनिक मतलब अभी में क्या है, राजा, किसान और नगर दिया हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये नाम अलग है लेकिन चैप्टर दोनों एक ही है। तो इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं प्रथम क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? इनमें से क्या होगा? फटाफट बोलते जाइए इसका आंसर। अब हमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो देखिए इसका आंसर होगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखा दत्त। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। देखिए मुद्रा राक्षस, राक्षस कैसा होता है? विशाल होता है ना, तो हमको ट्रिक से याद रखने का मतलब चाहिए ना। तो क्या होगा? विशाल कौन होता है? मुद्रा राक्षस। राक्षस लोग विशाल होता है, इसका मतलब क्या होगा? विशाखा दत्त। अब आगे है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। 20 का आंसर होगा। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर भी दे दिए हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। अब आगे है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ध्यान रखेंगे। अब आगे है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो क्या होगा? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है 16 महाजन पदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो 16 महाजन पदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजन पद था मगध। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो क्या होगा? 13वां शिलालेख। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, मतलब कनिष्क की जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा अशोक ने। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था ये था मौर्य वंश का शासक। और मौर्य वंश के मतलब प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। और उसके ही गुरु थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। अब आगे है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो क्या होगा? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और गुप्त वंश का ही सम्राट था ना समुद्रगुप्त। अब आगे है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन ने किया। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वह था लक्षणाध्यक्ष। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा कलहन। डी इसका आंसर होगा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कलह से क्या होता है? राज में भी तरंग उत्पन्न हो सकता है, यानी कि भूकंप हो सकता है। कलह द्वेष जहां होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? कलह से क्या होगा? राज में भी तरंग उत्पन्न होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आपको इसमें याद रखना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य जी ने लिखा था। और चाणक्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। इसका आंसर होगा ए, याद रखना है। अब आगे है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? देखिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई है यह हुई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, और इसको चाणक्य ने किया है।
अब आगे है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से? तो इसमें पाक मौर्य की मिलते हैं, प्राक मौर्य की मतलब हमके जानकारी मिलती है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन आ गए हैं ना, कई बार पूछा भी गया है। तो कौन होगा? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। बिंबिसार है और एक को बिंदु, मतलब क्या है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। बिंदुसार जो है ना, ये अशोक सम्राट के पिताजी थे बिंदुसार, जो मौर्य वंश के शासक है। और यहाँ पे क्या है? बिंबिसार। तो ये क्या होगा? ये होगा हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। इसका आंसर होगा ए। अब आगे क्या है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्जी को जो सामाजिक ग्रंथों में राजतंत्र कहा गया है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शब्द का जो है ना शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, दोनों होगा। इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के और तांबे के दोनों के बने होते थे। इसका आंसर होगा डी। अब आगे है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है ना, ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो ये है उदयन जी। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? देखिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब आगे क्या है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अशोक ने किया था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था महावीर ने? तो महावीर ने तो जोड़ा था ब्रह्मचर्य, जोड़ा था पार्श्वनाथ के सिद्धांत में। अब आगे है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जिसमें लगा हो शत्रु तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, फूट डालकर भी राज कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा? आजाद शत्रु। इसका आंसर होगा ए। इन्होंने अपने बाप को मार करके गद्दी हासिल किया था, इसका परिणाम भी इसको भुगतना पड़ा। इसका बेटा भी इसको मार करके गद्दी हासिल कर लिया। तो इसलिए आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, और नहीं सिर्फ अगर टाइम पास करोगे तो फल भी वैसने मिलेगा। इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप बिना फल का चिंता लिए हुए सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दीजिए। वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपका भविष्य का निर्माता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आगे क्या है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य जो था ना, ये किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो यह था रुद्रदामन जी ने कराई थी अपने स्वयं के खर्चे से। अब आगे है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो क्या होगा? गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों के संगम पर की थी। इसका आंसर होगा डी। अब आगे है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों पर को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो क्या होगा? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। 20 का आंसर होगा। अब आगे है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है?
तो होगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अब आगे है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है? प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है? तो क्या होगा इसमें आंसर? इसका आंसर होगा सातवाहन काल, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? तो इसका आंसर होगा एरन, मतलब सागर, मध्य प्रदेश सागर में है। अब आगे है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो ये भेजे थे श्रीलंका, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का जो है ना सलाह प्रयास किया, मतलब पूरे प्रयास किया? तो किस मतलब विद्वानों ने? तो यह था देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना ये क्या है? तो इसका आंसर होगा डी स्तंभ। आपने अशोक स्तंभ का नाम सुना होगा, वही स्तंभ। स्तंभ मतलब क्या हुआ? पिलर, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में पिलर, खंभा। अब आगे है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो क्या होगा? इत्सिंग होगा। क्या होगा? इत्सिंग, सॉरी इसका ह्वेनसांग फहान, सॉरी इसका आंसर होगा बी, फहान होगा इसका आंसर। आप लोग इसको एक बार देख करके हमें कमेंट में बताएंगे कि ये इसका आंसर सही लगा टिकॉट की गलत। देखिए कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में गलत टिकॉट लग जाए तो आप हमें बताया करें। अब आगे क्या है? मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, कहाँ से जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति से, जिसको हरिसेन जी ने लिखे हैं। अब आगे है नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जो देखिए नवरत्न जो है ना, पूरा इतिहास में दो व्यक्ति मतलब दो शासक के दरबार में थे। एक था अकबर और दूसरा कौन था? दूसरा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये डी इसका आंसर होगा। इसके अनुसार से ये क्या होगा? डी आंसर होगा। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसके अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। अब आगे है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार है वह है कालिदास, ये इसका आंसर होगा, कालिदास। अब आगे क्या है? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था, 20 का आंसर होगा। अब आगे है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक जी को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, इसका 3 नामों को आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब आगे है मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मतलब अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने भागों में बांट दिया है? तो क्या होगा? 7 भागों में बांटा है। अब आगे है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? किस राजवंश ने निर्मित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, 20 का आंसर होगा। अब आगे है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ना, ये पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में उपस्थित था या है। अब आगे है देखिए इस चैप्टर का अंतिमा क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे और हम इससे आगे का वीडियो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना चैप्टर वाइज चैप्टर का सभी को बताएंगे, सबके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।